वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बसरी कट्टे। तो चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात के समय एक स्वामी जी कुछ गाँव वालों के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं और इन लोगों के पास एक बड़ा सा बक्सा होता है। गाँव वाले इस बड़े वाले बक्से को नदी में फेंक देते हैं। उस बक्से में क्या था यह हमें बाद में पता चलेगा। और इसी तरह ये सारी चीजें एक किताब की कहानी होती है। एक बंदा इस किताब की कहानी को पढ़ते रहता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर विजय नाम के एक इंजीनियर को दिखाया जाता है। रिसेंटली इसका ट्रांसफर इस गांव पर हुआ होता है। इस गांव की एक बड़ी वाली ब्रिज डैमेज हो चुकी होती है। इसी ब्रिज की रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए विजय यहाँ पर आया होता है। विजय को असिस्ट करने के लिए वेणु नाम का एक बंदा होता है। वहाँ पर एक बंदा विजय से कहने लगता है कि सर, इस ब्रिज की डैमेज की वजह क्वेरी है। मुस्तफा नाम का एक बंदा उस क्वेरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है। छोटी प्लेस से ही पत्थर निकालने का काम होता है, लेकिन वो मुस्तफा वहाँ की सारी जमीन को कब्जा करके खुदाई करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसी ब्रिज के जरिए से वो पत्थर वाले ट्रक्स आया जाया करते थे। ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये ब्रिज डैमेज हो गई। तो इस डैमेज की इंस्पेक्शन करने के बाद अपने हायर ऑफिसर को बताने का डिसाइड कर लेता है। उसी वक्त नित्या विजय को कॉल करके कहने लगती है कि हम घर पर आ चुके हैं, तुम कहाँ पर हो। विजय कहने लगता है हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इस तरह से अपने घर पर जाने लगता है। विजय और नित्या का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अरुण। वेणु कहने लगता है अरे सर, आपका बेटा तो बहुत ही फास्ट है। विजय कहने लगता है कि एक्चुअली वो मेरा बेटा नहीं है। अरुण नित्या की बहन का बेटा होता है। एक्सीडेंट में अरुण के माँ बाप मर जाने की वजह से नित्या और विजय ने इस बच्चे को गोद ले लिया। खैर बाद में घर में कुछ सामान रखने के बाद वेणु अरुण से बात करने की कोशिश करने लगता है। अरुण वेणु को देखकर कुछ भी जवाब ही नहीं देता। तभी नित्या कहने लगती है कि अरुण बात नहीं कर सकता, मतलब वो गूंगा है। वेणु शॉक में रहकर विजय और नित्या से सॉरी बोलने लगता है। बाद में नित्या सारे घर को घूम फिर कर देखने लगती है। ये घर नित्या को बहुत पसंद आता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि विजय और नित्या की शादी हुए 3 साल हो चुके होते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों की कोई संतान ही नहीं होती। ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं। खैर दूसरे दिन वेणु विजय को पिक करने के लिए उसके घर पर आता है। उस वक्त विजय बीएफ कर रहा होता है। वेणु को भी इनवाइट करता है। सो सारे लोग ब्रेकफास्ट करते समय विजय को साइड से एक कॉल आने लगता है कि सर, खुदाई के दौरान हमें यहाँ पर एक बड़ा वाला बक्सा मिला है, आप एक बार चेक करिए आके। सो विजय फटाफट से रेडी होने लगता है ब्रिज के पास जाने के लिए। नित्या भी जिद करने लगती है कि विजय, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी, मैं और अरुण थोड़ा बहुत गांव भी घूम लेंगे। वेणु कहने लगता है अरे सर, आने दीजिए ना, बाद में मैं मैडम को ड्रॉप कर दूंगा। सो विजय भी ओके कहने पर ये सारे लोग साइड पर जाने लगते हैं। विजय आने से पहले सारे वर्कर्स उस बड़े वाले बक्से को बाहर ला चुके होते हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि ये बक्सा बहुत ही पुराना है। वेणु पूछने लगता है कि सर, इस बक्से में क्या होगा। विजय कहने लगता है बहुत बड़ा खजाना होगा। तो वेणु कहने लगता है अगर इसमें खजाना होगा तो सर हम दोनों बांट लेंगे। विजय वेणु पर गुस्सा करके इस बक्से का ताला तोड़ने के लिए कहता है वर्कर से। जब उस बक्से को ओपन करते हैं तो सारे लोग शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि इस बक्से में एक छोटे बच्चे का कंकाल होता है और वो भी उस बच्चे का सर बहुत ही बड़ा होता है। उसी वक्त यहाँ पर इस गाँव का इंस्पेक्टर आता है, क्योंकि गाँव वालों ने उसको भी इन्फॉर्म कर दिया था। विजय इस इंस्पेक्टर को सारी बात बताने लगता है कि एक्चुअली मैं यहाँ का एक नया इंजीनियर हूँ, हम वर्क कर रहे थे तो ये बक्सा बाहर निकला। अब इस बक्से के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो इंस्पेक्टर इस बक्से को पुलिस स्टेशन ले चले जाता है। उसी जगह पर एक लड़का होता है। ये सारी चीजें अपने फोन में रिकॉर्ड करके एक बंदे के पास जाकर उस वीडियो को दिखाने लगता है। ये बंदा और कोई नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में जो किताब पढ़ रहा था ना, वही बंदा होता है। चन्ना होता है इसका नाम। चन्ना उस लड़के से कहने लगता है जिसका मतलब वो कोई किताब की कहानी नहीं, हकीकत है। जिसका डर था वही हुआ। अब दोबारा अपने घर में आकर उस पुरानी किताब को पढ़ने लगता है। उसके बाद नित्या वापस अपने घर पर आकर अपने सारे घर के सामान को सेटरेट करती रहती है। तो तभी इसके घर के सारे सामान अपने आप हिलने लगते हैं, मतलब डाइनिंग टेबल के ग्लासेस वगैरह। सोचने लगती है कि खिड़की ओपन है, हवा आई होगी। इसी चीज को चेक करने के लिए नित्या अपने घर से बाहर जाती है। तो तभी ये देखती है कि कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ी औरत नित्या को देख रही है। साइड में देखकर जब दोबारा वहाँ पर देखती है तो वो बूढ़ी औरत नित्या को नजर नहीं आती। रात होने के बाद जब विजय वापस अपने घर पर आता है तो नित्या विजय के लिए कैंडललाइट डिनर रेडी करती है। विजय बहुत इम्प्रेस होते हुए कहने लगता है कि ऐसी कैंडललाइट डिनर किए हुए हमें कितने साल हो गए ना, चलो आज हम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत दोबारा नित्या को नजर आती है।
इस औरत को देखकर नित्या शॉक में रह जाती है। विजय कहने लगता है, अरे नित्या, इस औरत का नाम है शांतम्मा। घर में तुम अकेली होती हो ना, तो तुम्हारी हेल्पिंग के लिए मैंने इस औरत को हायर किया। नित्या पूछने लगती है कि शांतम्मा, आप सुबह में भी हमारे घर पर आए थे ना? शांतम्मा कहने लगती है, हाँ मैडम, सुबह में मैं आपके घर के पास आई थी, लेकिन उस वक्त साहब घर पर नहीं थे, इसलिए मैं वापस चली गई। अब साहब बुलाने पर मैं यहाँ पर आई हूँ। और उसी तरह जाते जाते शांतम्मा नित्या को कुछ अजीब तरह से देखती रहती है। और उसके बाद जब विजय और नित्या अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं, तो नित्या को प्यास लगने पर वो हॉल में जाकर पानी पीने लगती है। उसी वक्त घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है। जब वो बाहर जाती है तो बाहर इसका बच्चा अरुण होता है, स्टैचू की तरह खड़े रहकर किसी की तरफ देख रहा होता है। नित्या वहाँ पर आने पर वो अपने उंगली से इशारा दिखाने लगता है कि वहाँ पर कोई है। जब नित्या थोड़ा आगे जाकर वहाँ पर देखने की कोशिश करने लगती है, तो नित्या को ऐसा एहसास होता है कि इसके आसपास कोई है। किसी की भागने की आवाज सुनाई देती है इसको। अरुण को लेकर फटाक से अपने घर के अंदर चली जाती है। उसी वक्त विजय भी अपनी नींद से जाग चुका होता है। नित्या सारी बात बताने लगती है। विजय कहने लगता है, अरे नित्या, नई प्लेस है ना, तुम्हें वहम हुआ होगा, खुद डर रही हो और बच्चे को भी डरा रही हो, चलो जाकर बच्चे को सुला दो। दूसरे दिन नित्या जब अपने घर में काम कर रही होती है, तो शांतम्मा नित्या के पास आती है। अब काम करते समय नित्या शांतम्मा से पूछने लगती है कि कल ब्रिज के पास एक बड़ा वाला बक्सा मिला है ना, गाँव वाले उस बक्से के बारे में अजीब अजीब की स्टोरीज सुना रहे हैं, क्या उस बक्से के बारे में आप कुछ जानती हो? शांतम्मा कहने लगती है, अरे मैडम, वो कहानी तो मेरे बचपन की थी। वो कहानी मैंने अपनी दादी माँ से सुना था कि बहुत साल पहले हमारे गांव में एक राक्षस बच्चा पैदा हुआ था। उसका सर बहुत ही बड़ा और शरीर छोटा था। गांव वाले एक बाबा की मदद से उस बच्चे के साथ कुछ रिचुअल करके एक बड़े वाले बक्से में कैद करके नदी में फेंक दिया था। अब तक ये सब कुछ एक कहानी समझ रहे थे, लेकिन उस बक्से को देखने के बाद मुझे भी यकीन हो गया कि वो कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। तो नित्या भी थोड़ा शॉक में रह जाती है कि एक राक्षस का बच्चा। दूसरी तरफ विजय को एक पॉलिटिशियन कॉल करके किसी जगह पर बुलाने लगता है। विजय वहाँ पर जाने लगता है। उस पॉलिटिशियन के पास मुस्तफ़ा नाम का एक बंदा होता है जो किसी बंदे को बहुत मारते पीटते रहता है। और एक्चुअली मुस्तफ़ा की जो क्वेरी होती है वहीं पर उस पॉलिटिशियन ने विजय को बुलाया होता है। वो पॉलिटिशियन विजय से कहने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो मुस्तफ़ा से एडजस्ट करके ही काम करो। मुस्तफ़ा कहने लगता है कि देखो इंजीनियर, तुम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो वो काम करके चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेरे काम में दखलंदाजी मत करो कि मैंने कितनी जमीन को हड़पा, कितनी खुदाई कर रहा हूँ और पत्थर कहाँ पर ले जा रहा हूँ। मुंह बंद रखने के लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। विजय रिश्वत लेने से साफ मना कर देता है। कहने लगता है कि मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इस तरह से वहाँ से जाने लगता है। मुस्तफ़ा अपनी गन लेकर उस पर फायर करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पॉलिटिशियन मुस्तफ़ा को रोकने लगता है कि शांति से काम लो, बस एक छोटी सी बात है ये। इस तरफ घर में जब नित्या ब्रेकफास्ट करके अरुण को बुलाने लगती है, तो अरुण इसको कहीं पर भी नजर नहीं आता। सारे घर में तलाश करती रहती है। एक स्टोर रूम में जाने लगती है, तो इस स्टोर रूम में काफी सारे पुराने सामान होते हैं। उसी वक्त एक बक्सा अपने आप हिलते रहता है। सोचने लगती है कि अरुण इसके अंदर छुपा होगा। इस तरह से जब नित्या उस बक्से को ओपन करती है, तो अंदर की कोई चीज देखकर शॉक में रह जाती है। रात होने के बाद विजय वापस अपने घर पर आकर नित्या को बुलाने लगता है कि नित्या कहाँ पर हो, थोड़ा पानी ला कर दो। कहीं पर भी नजर नहीं आती इसको। तो उस रूम में जाकर देखने पर नित्या बेहोश पड़ी होती है। फटाफट से इसको होश में लाकर पूछने लगता है। नित्या घबराते हुए कहने लगती है कि विजय, उस रूम में कुछ है, उस रूम में कुछ है। जब विजय उस रूम में जाकर देखता है तो विजय को कुछ भी नजर नहीं आता। उसी वक्त शांतम्मा अरुण को लेकर इन दोनों के पास आती है। नित्या पूछने लगती है कि तुम अरुण को लेकर कहाँ पर गई थी? शांतम्मा कहने लगती है, अरे कुछ नहीं मैडम, पास ही के मंदिर पर गए थे हम दोनों। विजय भी कहने लगता है कि तुम खामखा डर रही हो नित्या। अब घबराहट की वजह से इसके हाथ को चोट लगी होती है। विजय नित्या को लेकर हॉस्पिटल जाता है। जब वो डॉक्टर नित्या की हाथ की मरहम पट्टी कर रहा होता है, उसी वक्त उस हॉस्पिटल पर 3 इमरजेंसी केसेस आते हैं। इन तीनों में से एक छोटा बच्चा भी होता है। इनके साथ साथ वो बंदा चन्ना भी आता है। विजय इसके बारे में पूछने पर चन्ना कहने लगता है कि अरे सर, ये सब कुछ उस क्वेरी की वजह से हुआ। लोग वहाँ पर काम कर रहे थे तो कुछ पत्थर इनके ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से ये तीनों बहुत जख्मी हो गए। देखो इस बच्चे को, देखो कितना तड़प रहा है बेचारा। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन कोई मुस्तफ़ा के खिलाफ कंप्लेंट ही नहीं की। उस क्वेरी को बंद करना पड़ेगा पहले। घर वापस आने के बाद नित्या विजय को एक खुशखबरी सुनाने लगती है कि ये प्रेग्नेंट है। और उसी तरह उस एक्सीडेंट के बारे में भी डिस्कस करने लगती है कि उस एक्सीडेंट में
वो छोटा बच्चा बहुत जख्मी हो गया। विजय कहने लगता है हाँ अब तो इसके बारे में कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अपने सीनियर के पास जाऊंगा मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो पता नहीं और कितने लोगों की जान जाएगी। नित्या कहने लगती है कि बट विजय बी केयरफुल। अब दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और उस पॉलिटिशियन को ये बात पता लग जाती है कि विजय अपने सीनियर के पास जाने वाला है, मुस्तफ़ा के खिलाफ कुछ करने वाला है। मुस्तफ़ा उस पॉलिटिशियन से कहने लगता है कि अब तो उस इंजीनियर को सबक सिखाना ही पड़ेगा वरना हमारा धंधा नहीं चलने वाला। दूसरी तरफ नित्या अपने कजिन को कॉल करके खुशखबरी सुनाने लगती है कि प्रेग्नेंट है और उसी तरह थोड़ा डरने भी लगती है। एक्चुअली नित्या पहली बार प्रेग्नेंट नहीं हुई, उससे पहले भी ये प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन इसका मिसकैरेज हो गया था। सो नित्या की कजिन नित्या को दिलासा दिलाने लगती है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करती रहो। लेकिन फिर भी बेचारी नित्या घबराती रहती है। दूसरी तरफ विजय शहर पर जाने लगता है अपने सुपीरियर से मुलाकात करने के लिए। तभी वेणु विजय के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर आप उस मुस्तफ़ा से दुश्मनी मत करिए, वो बहुत ही खतरनाक बंदा है। विजय कहने लगता है कि हर कोई ऐसे ही डरता रहेगा तो वो मुस्तफ़ा और पावरफुल बनेगा, मुस्तफ़ा जैसे लोग और पैदा होंगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला। खैर रात होने के बाद जब विजय वापस अपने घर पर आता है तो नित्या बहुत ही घबराई सी होती है। विजय से जो हुआ वो बताने लगती है कि घर में जब नित्या शांतम्मा उसका बच्चा था तो तभी मुस्तफ़ा उसके आदमी नित्या के पास आकर इसको बहुत मारा पीटा, धमकाने लगे कि तुम अपने पति को समझा दो, मेरे खिलाफ मत जाए वरना मैं तुम्हारी फैमिली को तबाह और बर्बाद करके रख दूंगा, सुना है तुम प्रेग्नेंट हो। तो ये सुनने के बाद विजय शॉक में रह जाता है। सो नित्या विजय से यही कहने लगती है कि आप उस बंदे के खिलाफ मत जाइए वरना वो हमारी फैमिली को मार देगा, बहुत ही खतरनाक बंदा लगता है वो। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और उसके आदमी दारू पीते हुए बहुत खुश होने लगते हैं कि अब तो उस इंजीनियर को अच्छा खासा सबक सिखाया हमने। लेकिन उसी वक्त विजय वहाँ पर आकर मुस्तफ़ा और उसके आदमियों को बहुत मारने पीटने लगता है। जबरदस्त तरीके से फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान विजय अपने हाथ में चाकू लेकर मुस्तफ़ा के पास जाकर शायद उसे स्टैब कर देता है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि मुस्तफ़ा की लाश पड़ी है। मुस्तफ़ा के आदमी पुलिस वालों को बुलाने पर पुलिस वाले यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। मुस्तफ़ा के आदमी कहने लगते हैं कि सर थोड़ी देर पहले वो इंजीनियर विजय यहाँ पर आया था, शायद उसी ने मुस्तफ़ा को मारा होगा। सो बाद में वो इंस्पेक्टर विजय को पुलिस स्टेशन पर बुलाता है। उस वक्त वो पुलिस वाला मुस्तफ़ा के आदमी को ही मारते पीटते रहता है कि बताओ तुम लोगों ने ही मुस्तफ़ा को मारा है ना, अपना जुर्म कबूल कर लो। वो लोग यही कहते रहते हैं नहीं सर हमने नहीं मारा। बाद में वो इंस्पेक्टर विजय के पास आकर पूछताछ करने लगता है कि मैंने सुना है कि आप उस मुस्तफ़ा से मिलने के लिए गए थे, अब उसको किसी ने मार दिया। विजय कहने लगता है हाँ सर मैं उससे मिलने के लिए गया था लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। इस तरह से सब कुछ बता देता है। इस तरह जब वेणु नित्या के पास आता है तो नित्या जो हुआ वो सुनाने लगती है कि विजय को पुलिस स्टेशन पर बुलाने पर विजय पुलिस स्टेशन पर गया। जब वेणु पुलिस स्टेशन पर आता है तो वो इंस्पेक्टर शक के बलबूते पर विजय को लॉकअप में बंद कर चुका होता है। विजय वेणु से भी यही कहने लगता है कि वो मुस्तफ़ा अपने आदमियों के साथ आकर नित्या को डराया धमकाया तो मैं भी उसके पास जाकर धमकाया, मैंने उसको नहीं मारा, किसी ने उसको मार दिया। ये पुलिस वाले मेरी बात को मानते ही नहीं। उसी वक्त पुलिस स्टेशन पर वो रिपोर्टर चन्ना आता है। इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि इंस्पेक्टर साहब आप उस विजय साहब को छोड़ दीजिए, हत्यारा वो नहीं है। इस तरह से पुलिस वाले को एक वीडियो दिखाने लगता है अपने फोन में। सारे लोग शॉक में रह जाते हैं क्योंकि मुस्तफ़ा को मारने वाला और कोई नहीं खुद नित्या होती है और उसी तरह नित्या बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करती रहती है। मारते वक्त ये कहने लगती है कि तुम मेरे बच्चे को मारने चले, अब लो मैं तुम्हें मारती हूँ। विजय पूछने लगता है कि नित्या इसको क्यों मारने चली और ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। चन्ना कहने लगता है कि आप लोग मेरे घर पर आइए, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। घर जाने के बाद चन्ना एक पुरानी किताब को दिखाते हुए कहने लगता है कि इस किताब में आधी कहानी सच है और आधी कहानी झूठ, असली कहानी क्या है मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इस तरह से असली कहानी सुनाने लगता है। 150 साल पहले सरदार नाम का एक बंदा इस गांव में रहता था। इसकी बीवी का नाम था कौशल्या और इसी तरह वो एक आदिवासी औरत थी। ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे लेकिन एक ही चीज की कमी थी और वो है संतान। इसी दरमियान में उस सरदार के भाई को बेटा पैदा होता है। खुश होने लगता है कि मेरा बेटा ही इस गांव का नेक्स्ट सरदार है। कुछ दिनों के बाद अकेली कौशल्या प्रेग्नेंट होती है। मियाँ बीवी बहुत खुश होने लगते हैं लेकिन ये बात सरदार के भाई और उसकी बीवी को हजम नहीं होती। सो ये दोनों किसी स्वामी जी को बुलाकर सोल्यूशन मांगने लगते हैं कि इसकी भाभी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। वो स्वामी इन दोनों को कुछ दवाई देते हुए कहने लगता है कि ये दवाई हर रोज कौशल्या के खाने में मिलाकर खिलाते रहो, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। सो ये दोनों कोई ना कोई चीज बनाकर उसमें
वो दवाई मिलाकर कौशल्या को देते रहते हैं। कुछ महीनों के बाद कौशल्या को पेन स्टार्ट होने लगते हैं। बेचारी कौशल्या दर्द के मारे तड़प रही होती है, लेकिन इसकी डिलीवरी नहीं होती। सरदार बहुत टेंस होकर फटाफट से बैलगाड़ी में कौशल्या को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। और उसी रास्ते में सरदार के भाई के आदमी होते हैं, उस बैलगाड़ी को रोककर उस सरदार को बहुत मार पीट कर मार ही देते हैं। इसी दरमियान में कौशल्या एक बच्चे को जन्म देती है, और वो भी बहुत ही मुश्किल से। अब आवाजें सुनने के बाद सारे गांव वाले यहाँ पर चले आते हैं। सरदार का भाई ऐसे जताने लगता है कि ये खुद अभी अभी यहाँ पर आया है, किसी ने इसके बड़े भाई को मार दिया। और उसी तरह बच्चे को देखकर शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे का सर बहुत ही बड़ा और शरीर छोटा होता है। वो स्वामी जी वहाँ पर आकर गाँव वालों को झूठ कहने लगता है कि ये बच्चा एक राक्षस का बच्चा है, इस बच्चे की वजह से इस गांव की तबाही होगी, इस बच्चे के साथ रिचुअल करके इसको मार देना होगा। तो सारे गांव वाले भी इस स्वामी जी की बातें सच मानने लगते हैं। इस तरह से सरदार का भाई और वो स्वामी जी किसी जगह पर जाकर एक बड़े बक्से में कौशल्या के बेटे को रख देता है। मरने से पहले कौशल्या कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। स्वामी जी कहने लगता है कि अगर कौशल्या की आत्मा वापस आएगी तो हमें मार देगी। तो उससे पहले कौशल्या को मार के उसकी आत्मा को भी उसी बक्से में बंद करके उस बक्से को किसी नदी में फेंक देते हैं। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। प्रेजेंट डे पर वो बंदा चन्ना विजय से कहने लगता है कि जब उस बक्से को ओपन किया गया था तो उसी दिन से नित्या के अंदर काफी सारे चेंजेस आए। मतलब उस बक्से में कैद हुई कौशल्या की आत्मा रिलीज होकर नित्या के शरीर में प्रवेश कर गई। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि उस मुस्तफा के केस को मैं डील कर लूंगा, तुम जाकर अपने बीवी का ख्याल रखो, उसे ठीक करो। विजय वापस घर पर आने के बाद नित्या घबराते हुए विजय से पूछने लगती है कि आपको पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया। विजय भी कैजुअली कहने लगता है, अरे कुछ नहीं, किसी ने मुस्तफा को मार दिया, शक के बलबूते पर मुझे पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया था, अब पता नहीं उसको किसने मारा। खैर उसी रात घर की लाइट चली जाने पर नित्या विजय को बुलाती रहती है कि विजय तुम कहाँ पर हो, मेरे पास आओ। तो विजय नित्या को ढूंढते रहता है उस घर में। इसी दरमियान में जब वो स्टोर रूम में जाता है तो सडनली नित्या विजय के सामने आकर इसका गला घोटने लगती है। बाद में पता चलता है कि यह सब कुछ विजय का एक बुरा सपना है। नित्या के पास जाकर देखने पर नित्या घोड़े बेचकर सो रही होती है। दूसरे दिन वेणु विजय के पास आकर ये कहने लगता है कि सर मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो भूतों को भगाने में बहुत ही माहिर है, अगर आप चाहे तो मैं उसे बुला लाऊंगा। तो विजय भी हाँ का जवाब देने पर वेणु दूसरे दिन उस तांत्रिक बाबा को विजय के घर पर लाता है। नित्या को किसी जगह पर बिठाकर वो बाबा नीम के पत्तों से उसके सर पर बार बार मारते रहता है। कहने लगता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, इस शरीर से बाहर निकलो। अब ये सारी चीजें देखकर विजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उल्टा उस बाबा को डराने धमकाने लगता है कि तुम मेरी बीवी को क्यों मार रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। दिन ब दिन नित्या की तबीयत बिगड़ने लगती है। नित्या की हालत को देखकर बेचारे विजय भी बहुत फील होने लगता है कि कैसे मैं इसको ठीक करूं। दूसरे दिन चन्ना विजय के पास आकर कहने लगता है कि विजय मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ, वो आत्माओं के बारे में स्टडी करते रहते हैं, शायद वो प्रोफेसर तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से चन्ना विजय को लेकर उस प्रोफेसर के पास जाने लगता है। वहाँ पर उस प्रोफेसर का असिस्टेंट इन दोनों को रोकने लगता है कि आप प्रोफेसर साहब से नहीं मिल सकते, वो आजकल किसी से नहीं मिलते। लेकिन विजय उस बंदे से बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो बंदा परमिशन दे देता है। बाद में विजय और चन्ना उस प्रोफेसर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम सुनाने लगते हैं। प्रोफेसर कहने लगता है कि आजकल मैं किसी भी केस को डील नहीं कर रहा, सॉरी, प्लीज आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। विजय जाते जाते गुस्से में कहने लगता है कि अगर आपकी बेटी को भी ऐसा होगा तो क्या आपका जवाब यही होगा। वहाँ से बाहर आने के बाद उस प्रोफेसर का असिस्टेंट इन दोनों से कहने लगता है कि एक्चुअली एक एक्सीडेंट में प्रोफेसर की बीवी और बेटी मर गए। उस दिन से प्रोफेसर साहब किसी भी केस को डील नहीं कर रहे, बस अकेले अपने कमरे में रहते, किसी से नहीं मिलते। दूसरी तरफ घर में नित्या बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करते हुए शांतम्मा का गला दबाने लगती है। इन टाइम में विजय और चन्ना वहाँ पर आकर नित्या को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। शांतम्मा से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। शांतम्मा कहने लगती है कि सर मैं तो दूध में केसरी मिलाकर पिलाने वाली थी कि बच्चा हेल्थी होगा, तंदुरुस्त होगा, लेकिन नित्या मैडम ने मेरा गला दबाते हुए कहने लगी थी कि तुम मुझे जहर देकर मेरे बच्चे को मारने वाले हो, अगर आप नहीं आते तो मैडम मुझे मार ही देती। विजय शांतम्मा को सॉरी बोलने लगता है। खैर दूसरे दिन वेणु विजय के पास आकर ये कहने लगता है कि सर आपसे मिलने के लिए वो प्रोफेसर साहब आए हैं। मतलब विजय ने इस प्रोफेसर को अपनी बेटी का वास्ता दिया था ना, तो इसीलिए प्रोफेसर विजय के पास आता है मदद करने के लिए। जब वो प्रोफेसर नित्या के पास जाता है तो नित्या उस प्रोफेसर पर टूट पड़ती है, गला दबाने लगती है, लेकिन वो प्रोफेसर नित्या को
बहुत ही शांति के साथ ऑब्जर्व करने लगता है। इसका बिहेवियर देखते रहता है। उसी रात विजय उस प्रोफेसर को नित्या के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली 2 बार नित्या का मिसकैरेज हो गया। अब ये दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो नित्या के साथ ऐसा हादसा पेश आया। प्रोफेसर दिलासा दिलाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, 3 दिन में तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी। सुबह होने के बाद ये लोग ये देखते हैं कि नित्या बहुत ही अजीब तरह से कहीं पर जा रही है। विजय और चन्ना बहुत ही मुश्किल से नित्या को फाइंड आउट करके वापस घर पर लाते हैं। घर पर लाने के बाद वो प्रोफेसर नित्या के हाथों को बांध देता है। वो प्रोफेसर उस कमरे में कोई फ्रीक्वेंसी वाली डिवाइस को रन करने लगता है। नित्या होश में आने के बाद प्रोफेसर कहने लगता है कि देखो कौशल्या, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, इस शरीर को छोड़ दो। कौशल्या की आत्मा कहने लगती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इस बच्चे को देखूंगी, ये मेरा बच्चा है। प्रोफेसर दोबारा फ्रीक्वेंसी को हाई करने लगता है। इस फ्रीक्वेंसी को नित्या सह नहीं पाती, जिसकी वजह से तड़पने लगती है और उसी तरह अपने हाथ भी खोल लेती है। सारे लोगों के ऊपर टूट पड़ती है, प्रोफेसर, विजय, चन्ना, वेणु। इसी दरमियान में वो प्रोफेसर विजय से कहने लगता है कि तुम फ्रीक्वेंसी को और थोड़ा इंक्रीज करो। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर नित्या बहुत तड़पने लगती है। सारे लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत ही मुश्किल से नित्या के शरीर से कौशल्या की आत्मा चली जाती है। शांत होती है नित्या। यह होने के बाद प्रोफेसर विजय से कहने लगता है कि अब नित्या बिल्कुल ठीक है, दोबारा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विजय प्रोफेसर को बहुत थैंक यू बोलने लगता है कि आपने उस कौशल्या की आत्मा को निकाल फेंका। प्रोफेसर कहने लगता है कि एक्चुअली विजय, तुम्हारी बीवी के शरीर में कोई आत्मा ही नहीं थी। विजय शॉक में रह जाता है, अगर आत्मा नहीं थी तो नित्या ठीक कैसे हुई। प्रोफेसर कहने लगता है कि जब पहली बार नित्या ने उस बक्से को देखा था, उस बक्से के अंदर एक कंकाल था ना, वो देखने के बाद इसके अंदर डर बैठ गया। उसके बाद शांतम्मा से बचपन की कहानी सुनी कि गांव वालों ने उस बच्चे को मार दिया, समथिंग लाइक दैट। और इसी तरह चन्ना से मुलाकात करके किताब की कहानी सुनी, असली कहानी सुनी। कौशल्या की कहानी जानने के बाद नित्या अपने आप को कौशल्या समझने लगी। मतलब पहले से ही नित्या के 2 मिसकैरेज हो गए थे, जिसकी वजह से इसकी दिमाग सटक गया था। डरने लगी कि कहीं इस बार भी इसका मिसकैरेज ना हो जाए या तो फिर कौशल्या की तरह ना हो। मल्टीपल डिसऑर्डर होने लगते हैं नित्या को। ये सारी चीजें नित्या को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैंने एक छोटा सा ड्रामा किया। नित्या को यकीन दिलाया कि कौशल्या की आत्मा उसके शरीर से चली गई। तो विजय दोबारा प्रोफेसर को बहुत थैंक यू बोलने लगता है। उसके बाद विजय का ट्रांसफर दूसरी जगह पर होने पर वेणु, शांतम्मा और चन्ना को टाटा बाय बाय बोलने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।